हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सीपीसी जो मेजर सब्जेक्ट है 1908, इसमें से 10 सवाल जो है वो एआईबी में पूछे जाते हैं 10 नंबर के। और आज जो हम आपको सवाल बताएंगे इनसे बाहर कोई भी सवाल एआईबी में नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने इन सवालों को ध्यान से पढ़ लिया तो आपके एआईबी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सीपीसी कवर हो जाएगी। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हो, मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता कब पारित की गई। तो ये सन 1908 में पारित की गई थी। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिविल प्रक्रिया संहिता एक प्रक्रिया विधि है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही होगा, क्योंकि ये सिविल मामलों की प्रक्रिया का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाद में निम्नलिखित पक्षकार होते हैं। तो वाद में 2 पक्षकार होते हैं, वादी और प्रतिवादी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिक्रियाँ निम्नांकित प्रकार की होती है। डिक्रियाँ सीपीसी में डिग्री को 2 पार्ट में मेनली डिवाइड कर रखा है, वो है प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वैध प्रतिनिधि से क्या अभिप्राय है। तो वैध प्रतिनिधि वो होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो मृतक की संपदा का विधि की दृष्टि में प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मध्यवर्ती लाभ का अर्थ क्या है। मध्यवर्ती मीन्स प्रॉफिट। सीपीसी में मीन्स प्रॉफिट को डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में। अब मीन्स प्रॉफिट ऐसा लाभ होता है जो संपत्ति पर दोषपूर्ण कब्जा रखने वाला व्यक्ति उस संपत्ति से वस्तुतः प्राप्त करता है या फिर मामूली सा उद्यम करके प्राप्त कर सकता था, जो उसने नहीं किया। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विचाराधीन न्याय से क्या अभिप्राय है। रेस सब जुडिस सेक्शन 10 में सीपीसी में डिस्कस है। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि एक ही मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी पर, कॉज ऑफ एक्शन पर सेम पक्षकार और एक ही वादपदग्रस्त विषयों पर एक ही हक के अधीन 2 दावे लेकर के न्यायालय में जाते हैं, दोनों दावे न्यायालय में चलते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। आप जाकर के सीपीसी की धारा 10 को भी पढ़ करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, प्रांग न्याय रेस जुडिकाटा क्या है। रेस जुडिकाटा जो है वो एक सुविधा का नियम भी है और प्रक्रिया का नियम भी है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रेस जुडिकाटा का सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है। वादों की बाहुलता को रोकना, एक ही कॉज ऑफ एक्शन पर बार बार न्यायालय में वाद का जो लाया जाता है उसको रोकना, न्यायालय के विनिश्चय जो होते हैं उनको अंतिम रूप प्रदान करना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रांग न्याय के लिए आवश्यक है। रेस जुडिकाटा के लिए क्या आवश्यक है। रेस जुडिकाटा के लिए 2 सूट होने चाहिए, एक पूर्ववर्ती एक पश्चातवर्ती। दोनों में वाद में प्रत्यक्षत और सारत वादपदग्रस्त के विषय जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं, पक्षकार भी सेम ही रहते हैं, टाइटल भी एक ही हक के अधीन दावा करते हैं और दोनों न्यायालयों का विचारण के लिए सक्षम होते हैं, दोनों ही न्यायालय। और दोनों में से एक वाद जो होता है उसका निर्णय आ चुका होता है। तो रेस जुडिकाटा के लिए सारे जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए, बी और सी 3 भाई हैं जो क्रमशः रायपुर, कानपुर और जयपुर में रहते हैं। तीनों की एक संयुक्त स्थावर संपत्ति है। तीनों की इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सामलाती है, इलाहाबाद में अवस्थित है।
वे उक्त संपत्ति के विभाजन हेतु वाद लाना चाहते हैं। ऐसा वाद रायपुर में लाएंगे, कानपुर में, जयपुर में या इलाहाबाद में। तो सीपीसी में ये बता रखा है कि जहाँ संपत्ति अवस्थित हैं वहीं पर वाद लाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन रहेगा इलाहाबाद में सब प्रॉपर्टी है तो इलाहाबाद में वाद लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ए जो है दिल्ली में निवास करता है, अहमदाबाद में बी के विरुद्ध मानहानिकारक लेख प्रकाशित करता है, बी ए के विरुद्ध वाद लाना चाहता है। ऐसा वाद वो कहाँ लाएगा? तो वो दिल्ली में भी ला सकता है और अहमदाबाद में भी ला सकता है, दोनों जगह ला सकता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ए, स्टेट ऑफ गुजरात बनाम सावित्री देवी AIR 1996 में क्या डिसाइड हुआ था? तो इस केस में ये डिसाइड हुआ था कि पेंशन के लिए दावा जो है वो उसी राज्य के सक्षम न्यायालय में लाया जाएगा जिस राज्य में वो कर्मचारी सेवारत था। ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 13, पुष्पावती नाम की महिला ने चंडीगढ़ के एक बैंक खाते में सावधि जमा खाता खोला। बाद में वो महिला शिमला शिफ्ट हो गई, बैंक की शाखा वहाँ भी है शिमला में भी। अब महिला बैंक के विरुद्ध वाद लाना चाहती है तो वो वाद कहाँ लाएगी, शिमला में या चंडीगढ़ में? वो दोनों जगह वाद ला सकती है क्योंकि बैंक की शाखा जो है वो दोनों जगह पर है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए के विरुद्ध एक समाचार पत्र में अपमानजनक लेख प्रकाशित होता है। उस समाचार पत्र के संपादक, प्रकाशक, मुद्रक के विरुद्ध वाद लाना चाहता है। को राय दीजिए। ए तीनों के विरुद्ध एक ही वाद में तीनों को पक्षकार बना करके वाद ला सकता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ए, बी और सी संयुक्त रूप से डी को 20,000 रुपये ऋण स्वरूप देते हैं। डी समय पर उस ऋण का भुगतान नहीं करता है। ए, बी और सी तीनों डी के विरुद्ध में ऋण वसूली का वाद लाना चाहते हैं। ऐसा वाद तीनों संयुक्त रूप से ला सकते हैं या उनके द्वारा अधिकृत किए जाने पर कोई भी व्यक्ति तीनों में से ला सकता है। तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। ए ने अपना एक परिसर बी, सी और डी को किराए पर दिया। ए उनके विरुद्ध परिसर निष्कासन का वाद लाना चाहता है। वाद किसके विरुद्ध लाना होगा? तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। तीनों के विरुद्ध वाद ला सकता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, चारभुजा एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर सार्वजनिक मंदिर है जिसकी संपत्ति को उसी के गांव का एक व्यक्ति क्षतिग्रस्त करने वाला है। गांव के निवासी उस व्यक्ति के विरुद्ध स्थायी व्यादेश का एक वाद लाना चाहते हैं। क्या वाद में गांव के सभी लोगों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है अथवा उनकी ओर से कुछ व्यक्ति प्रतिनिधि वाद, रिप्रेजेंटेटिव छूट ला सकते हैं? सीपीसी के कौन से प्रावधान में लाएंगे? तो जब भी कभी रिप्रेजेंटेटिव छूट लाया जाएगा तो ऑर्डर 1 रूल 8 में लाया जाएगा। तो आदेश 1 नियम 8 इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18, अ की एक भूमि है जिस पर ब, स और द ने अतिक्रमण कर दिया है। उसने तीनों के विरुद्ध एक वाद दायर किया है। वाद दायर करने के बाद पता चला कि अतिक्रमण में यह नामक व्यक्ति का भी हाथ है। अ ने अपने वाद में यह को भी जो है अब अपने वाद में यह को भी पक्षकार बनाना चाहता है। क्या वो ऐसा कर सकता है? यदि हाँ तो किस प्रावधान के अंतर्गत कर सकता है? तो यह अगर यह को पक्षकार बनाना चाहता है तो वो आदेश 1 नियम 10 के अधीन बना सकता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 ऑर्डर 5 में सम्मन किस लिए जारी किया जाता है? तो सम्मन प्रतिवादी को न्यायालय में बुलाने के लिए जारी किया जाता है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सुरेंद्र ने महेंद्र के विरुद्ध एक वाद दायर किया। महेंद्र ने वाद में जारी किए गए सम्मन को लेने से मना कर दिया। उसकी इनकारी का कौन सा कारण गलत है? अब सही कारण नहीं बताना, गलत कारण बताना है। तो इसका गलत कारण होगा बी, अगर सम्मन में महेंद्र का व्यवसाय अंकित नहीं है तो इस वजह से वो सम्मन लेने से इनकार नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20A, लक्ष्मीबाई बनाम केसरीमल जैन के मामले में क्या डिसाइड हुआ था? तो इस मामले में ये डिसाइड हुआ था कि सम्मन के साथ में वाद पत्र की प्रति संलग्न किया जाना वैध तामील के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही होगा। 21, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता में सम्मन की तामील रजिस्ट्रीकृत डाक से कराए जाने की व्यवस्था की गई है। किस प्रावधान में? तो ऑर्डर 5 रूल 19A के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21A, सम्मन के तामील की कौन सी रीति सही है?
तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा, जो न्यायालय के माध्यम से तथा रजिस्ट्रीकृत डाक, फैक्स मैसेज, कोरियर सर्विस अथवा इलेक्ट्रॉनिक मेल से करवाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वह कौन सा प्रकरण है, कौन सा मामला है जिसमें सम्मन की प्रति परिसर के बाहर चिपका करके उसकी तामील कराई गई, पर्याप्त माना गया। ऐसी परिस्थिति में जिसमें प्रतिवादी की पत्नी जो है मकान के अंदर थी, जिस पर तामील नहीं हो सकती थी, और पति जो था उसका वो सम्मन लेने से मना कर रहा था। तो ये मामला था मीरा रानी दे बनाम गोस्वामी का। ऑप्शन बी जो है वो उसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, मनीषा ने जयपुर प्रवास के दौरान लक्की स्टोर से कुछ सामान खरीदा। बाद में पता चला कि सामान नकली था। मनीषा लक्की स्टोर के विरुद्ध नुकसानी का वाद लाना चाहती है, पर लक्की स्टोर अब पहले के स्थान पर नहीं है, वहाँ से हट गया है। उसका वर्तमान पता मनीषा को पता नहीं है। लक्की स्टोर के विरुद्ध सम्मन की तामील कैसे कराई जाएगी? मनीषा को उचित राय दीजिए। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। समाचार पत्र में प्रकाशित करा करके वो सम्मन की तामील करा सकती है। ऑर्डर 5 रूल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अभिवचन से क्या अभिप्राय है, प्लीडिंग क्या होती है? तो ये प्लीडिंग ऑर्डर 6 में डिस्कस की गई है सीपीसी में। इसमें वाद पत्र और लिखित कथन दोनों आते हैं, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, राम ने श्याम के विरुद्ध एक वाद लाया। वाद अस्पष्ट था, श्याम उसके लिए जवाब दावा पेश नहीं कर सका। इस वजह से श्याम अब तथ्यों को अंकित कराने के लिए एक एप्लीकेशन प्रस्तुत करना चाहता है। तो वो एप्लीकेशन किस प्रावधान के अधीन करेगा? तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। आदेश ऑर्डर 6 नियम 5 ऑर्डर 6 रूल 5 के अधीन जो है वो एप्लीकेशन लेकर के न्यायालय में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25A, वाद के तथ्यों की सत्यता की पुष्टि के लिए सत्यापन भी जरूरी है और शपथ पत्र दोनों जरूरी है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ए ने बी के विरुद्ध एक वाद लाया। ए आगे चल करके उस वाद में संशोधन कराना चाहता था, पर न्यायालय ने संशोधन की अनुमति नहीं दी। बी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की जिस आधार पर न्यायालय ने संशोधन से इनकार कर दिया। वह न्यायोचित है और कौन सा आधार होगा? तो इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका आंसर सी होगा। संशोधन के बाद वाद की प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 में वाद पत्रों को अस्वीकार किए जाने के आधारों का उल्लेख किया गया है। ऑर्डर 7 रूल 11 में वाद पत्र निरस्त होता है, दावा निरस्त नहीं होता है। वाद कभी भी निरस्त नहीं होता है, इसी विषय में बता रखा है। कौन सा ग्राउंड सही नहीं है? तो पहला सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी जो है वो ये आधार सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर होगा। वादी को वैकल्पिक कार्रवाई करने का विकल्प प्राप्त होना, और वाद अगर विधि द्वारा वर्जित है तो ये भी ग्राउंड सही होगा, लेकिन इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, उदयपुर के सिविल न्यायालय ने एक वाद पत्र वादी को वापस इसलिए लौटा दिया क्योंकि उस न्यायालय को ऐसे वाद की सुनवाई करने की अधिकारिता नहीं थी। न्यायालय की इस कार्रवाई से वादी को बहुत परेशानी हुई। उसका कहना है कि न्यायालय को मात्र इस आधार पर वाद पत्र लौटाने का अधिकार नहीं है। क्या वादी की सोच जो है वो सही है? वादी की सोच का सीपीसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सीपीसी अपने प्रावधानों से चलेगी। यहाँ पर आंसर बी जो होगा नहीं, वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, लिखित कथन जवाब दावा हमेशा ही प्रतिवादी के द्वारा लाया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29A, वाद पत्र का जवाब दावा सम्मन की तामील के 30 दिन में लाना होगा, और अगर सफिशिएंट कॉज है, रीजनेबल कॉज है, तो 90 दिन का टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है न्यायालय के द्वारा, लेकिन आमतौर पर 30 दिन के भीतर आपको जवाब दावा पेश करना होगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ए जो है बी के विरुद्ध 1000 रुपये के विनिमय पत्र के आधार पर वाद लाता है। बी ए के विरुद्ध 500 रुपये का निर्णय धारण करता है। क्या बी उक्त राशि को मूल राशि से प्रतिसादित सेट ऑफ करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है। इसका ऑप्शन बी हाँ सही है। इसका आंसर बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 31, रामलाल मदन लाल के विरुद्ध 5,000 रुपये की वसूली का एक वाद लाता है। मदन लाल का ये कथन है कि रामलाल उसके यहाँ से 4,000 रुपये मूल्य का कपड़ा व 2,000 रुपये नकद ले गया है। इस प्रकार मदन लाल के रामलाल की ओर से 1,000 रुपये लेने निकलते हैं। राय दीजिए मदन लाल को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है उसका सही आंसर है, उसे अपने लिखित कथन के साथ ही प्रतिदावा प्रस्तुत करना चाहिए 1,000 रुपये की वसूली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वाद की सुनवाई के दिन वादी और प्रतिवादी दोनों ही अनुपस्थित थे, तो ऐसी दशा में न्यायालय क्या करेगा, वाद को खारिज कर देगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, वाद की सुनवाई के दिन प्रतिवादी अनुपस्थित रहता है, जिससे उसके विरुद्ध एक पक्षीय डिग्री एक्स पार्टी डिग्री पारित एक्स पार्टी आदेश पारित किया जाता है। प्रतिवादी अनुपस्थिति का कारण जो है वो न्यायालय को बता देता है। अब वो एक्स पार्टी जो आदेश था उसको सेट असाइड कराना चाहता है, उसके लिए एप्लीकेशन लाना चाहता है। अनुपस्थिति का कारण कौन सा पर्याप्त नहीं है वो आपको बताना है। अगर उसका अधिवक्ता गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त है तो सही है। स्वयं उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है तब भी देरी हो सकती है। सांप्रदायिक दंगों की वजह से शहर में कर्फ्यू है तो भी वो देरी हो सकती है। अगर अधिवक्ता किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त है तो ये कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं बन रहा है, तो ये रीजनेबल कॉज नहीं है। इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एक सिविल न्यायाधीश ने पत्रावली की आदेशिका पर ही एक पक्षीय मामले का निर्णय लिख दिया। ऊपरी न्यायालय ने ऐसे निर्णय को अपास किए जाने को पर्याप्त आधार माना। वह कौन सा मामला है जिसे ऐसा अभी निर्धारित किया गया था। तो एक ही मामला है जो बहुत मशहूर है, सैयद हुसैन उल्लाह बनाम अहमद बैग का मामला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 10 के अधीन वाद की सुनवाई के प्रथम दिन पहले ही दिन न्यायालय निम्नांकित में से कौन सी कार्रवाई नहीं कर सकता। तो पहले ही दिन वादी का वाद खारिज नहीं कर सकता और डिक्री नहीं कर सकता। इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, आदेश 11 के अधीन प्रश्नमालय दोनों ला सकते हैं, वादी भी ला सकता है ऑर्डर 11 में और प्रतिवादी भी ला सकता है। आंसर डी इसका आंसर डी जो है वो इसका सही होगा। ऑर्डर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्नमालाओं पर आपत्ति केवल तभी की जा सकती है जब वे व्यर्थ में परेशान करने वाले हो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 38, आदेश 11 नियम 17 के अधीन दस्तावेज प्रस्तुत करने की अधिकतम कालावधि की सूचना की तिथि कितनी है, 20 दिन की रहेगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, आदेश 11 नियम 17 के अधीन वांछित दस्तावेज उपलब्ध हो जाने पर उसका निरीक्षण 3 दिन के भीतर किया जाएगा एज पर CPC। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, स्वीकारोक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। वादी का वाद डिक्री करना, ये भी नहीं होता है। प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय देना, ये भी नहीं होता है। वाद की बहुलता को रोकना, ये भी नहीं होता है। पक्षकारों को शीघ्र न्याय प्रदान करना, ये होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, अभिवचनों के समर्थन में दस्तावेज कब प्रस्तुत किए जाने चाहिए। विवादकों की रचना से पूर्व कर दिए जाने चाहिए। जब ऑर्डर 14 पिक्चर में आ रहा है उससे पहले कभी भी आप दस्तावेजों के समर्थन में अभिवचनों के समर्थन में दस्तावेज न्यायालय में पेश कर सकते हो। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, वादी ने वसीयत के आधार पर प्रतिवादी के विरुद्ध एक वाद पत्र दायर किया। वसीयत विवादक तय इश्यूज फ्रेम होने से पूर्व पेश नहीं कर सका, वो उसे मिली ही नहीं। साक्ष्य के दौरान अब दौरान एविडेंस ये वसीयत उसको मिल जाती है और वादी उसे न्यायालय में लाना चाहता है तो किस प्रावधान के अंतर्गत ला सकता है। तो ये आदेश 13 नियम 1 के अंतर्गत ला सकता है। आप इसे आदेश 13 को पढ़ भी सकते हो। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट 43, क्वेश्चन नंबर 43, न्यायालय ऐसे किसी दस्तावेज को परिबद्ध करने का आदेश नहीं दे सकता जो लोक दस्तावेज होगा, उसे कभी भी परिबद्ध नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, वाद पद इश्यूज जो है वो निम्न प्रकार के होंगे, हमेशा ही तथ्य से संबंधित होंगे, विधि से संबंधित नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 45, एक बार वाद पदों की विरचना कर दिए जाने पर क्या पश्चातवर्ती प्रक्रम पर उनमें से किसी प्रकार का परिवर्तन, परिवर्धन या संशोधन किया जा सकता है? यदि किया जा सकता है तो किस प्रावधान के अंतर्गत? तो इसका जो आंसर है वो रहेगा आदेश 14 नियम 5, ऑर्डर 14 नियम 5, रूल 5। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 जो है ये कह रहा है वाद पदों की विरचना करना वादी का कर्तव्य होता है, दोनों अधिवक्ताओं का कर्तव्य होता है, न्यायालय के रीडर का कर्तव्य होता है, प्रतिवादी के अधिवक्ता का कर्तव्य होता है, न्यायालय का कर्तव्य होता है। तो ये सभी का कर्तव्य होता है सिवाय न्यायालय के रीडर का। तो रीडर वाला जो ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा, सी आंसर इसका सही होगा। ऑर्डर 47, पर्याप्त कारण होने पर स्थगन का आदेश दिया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पर्याप्त कारण नहीं है? ये नहीं है पूछ रहा है। तो अगर किसी पक्षकार के अधिवक्ता का उच्च न्यायालय में व्यस्त है तब वो स्थगन नहीं ले सकता। तो ये कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 47 ए, मामले की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को केवल 3 बार ही स्थगन का लाभ दिया जाएगा एज पर सीपीसी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, शपथ पत्र का अभिप्रमाणन किसके द्वारा नहीं किया जा सकता? मैजिस्ट्रेट कर सकता है, नोटरी पब्लिक भी कर सकता है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, शपथ आयुक्त भी कर सकता है, केवल नहीं कर सकता वो न्यायालय का रीडर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाए जाने के बारे में कौन सी बात गलत है? सही बात नहीं बतानी है, गलत बात को बताना है। तो गलत बात वो है कि न्यायालय अपनी सुविधा अनुसार कभी भी निर्णय नहीं दे सकता। इसका ऑप्शन ई जो है वो आंसर सही है, बाकी सारी बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 50, डिक्री के निष्पादन में निर्णित ऋणी को धन की अदायगी अथवा संपत्ति के परिधान के लिए विवश किया जा सकता है। निर्णित ऋणी की संपत्ति को कुर्क उसका विक्रय किया जा सकता है। निर्णित ऋणी को सिविल कारागृह में भेजा जा सकता है। विधि अनुसार उपयुक्त में से कोई भी कदम जो है वो उठाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी जो है वो उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, डिक्री के निष्पादन में कुर्क एवं विक्रय की जाने योग्य एवं नहीं की जाने योग्य संपत्ति का उल्लेख सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 52, निष्पादन के विरुद्ध कारण दर्शित किए जाने की सूचना जो है दिया जाना कब आवश्यक होगा? तो ये आपको देना होगा जब निष्पादन के लिए आवेदन डिक्री पारित होने के 2 वर्ष के पश्चात किया गया हो। तो इसका आंसर ए जो है वो सही होगा। डिक्री आ गई है लेकिन निष्पादन जो है वो 2 वर्ष के पश्चात किया जा रहा है, तो इसका आपको रीजन बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, ए के विरुद्ध एक डिक्री इस आशय की पारित की जाती है कि वह 2 माह में वादग्रस्त मकान का कब्जा बी को सौंप दें। बाहर गांव चला जाता है। ए इस डिक्री के निष्पादन से बचने के लिए मकान का ताला लगाकर ऐसी दशा में उस मकान का कब्जा बी को सौंपने बाबत न्यायालय द्वारा कार्रवाई करने वो बाहर चला जाता है मकान का ताला लगा करके। तो क्या कार्रवाई करेगा न्यायालय? न्यायालय के किसी प्राधिकारी द्वारा मकान का ताला खुलवा कर उसका ताला तुड़वा कर बी को उसका कब्जा सौंपा जाएगा। आंसर सी जो है वो इसका सही रहेगा। क्वेश्चन 54, डिक्री के निष्पादन के समय न्यायालय के समक्ष एक प्रश्न उठता है कि अमुक व्यक्ति निर्णित ऋणी का वैध प्रतिनिधि है या नहीं। इसका विनिश्चय कैसे करें? तो इसका विनिश्चय निष्पादन न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत करके किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, वाद संचित करने से पूर्व ब्याज किस दर से दे होगा? दावा लाने से पहले की बात की जा रही है। तो ये पक्षकारों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी रेट से ब्याज भी लागू होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, प्रतिकारात्मक खर्चा कब दिलाया जाएगा? जब कोई अभिवचन मिथ्या या परेशान करने वाला हो, जब प्रतिवादी ने लिखित कथन प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब किया हो, जब
न्यायालय द्वारा बार बार अपेक्षा किए जाने पर भी पक्षकारों द्वारा दस्तावेज पेश नहीं किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, संहिता की धारा 35 व इसके प्रावधानों को विभिन्न न्यायालयों द्वारा आज्ञापक मैंडेटरी नहीं मानकर डायरेक्टरी निषेधात्मक माना गया है। निम्नांकित में से कौन सा मामला है जो धारा 35 ख बी से रिलेटेड है? ये मामला था आपके आनंद प्रकाश बनाम भारत भूषण राय। ये बहुत मशहूर केस है, इसको आप पढ़ भी सकते हो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, वो कौन सा निर्णय है जिसमें कृषि को व्यापार मानते हुए उसके लिए उपात्त ऋण पर ब्याज की संविदाकृत दर दे होना निर्धारित किया गया है, यहाँ तक कि वाद के विचाराधीन काल और डिक्री पारित होने के बाद भी? ये किस मामले में बोला गया था? तो इसका जो केस है वो रहेगा रामाश्रय चंद्राकर बनाम देना बैंक। ये इसका जो सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, वाद की सुनवाई के दौरान 4 वादियों में से 2 की मृत्यु हो जाती है और उनका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। तो ऐसी दशा में क्या होगा? ऐसी दशा में ऑप्शन बी, वाद लाने का अधिकार तो बचा रहेगा बचा रहता है सॉरी, और वाद का उपशमन जो है वो नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, मृतक पक्षकार के वैध प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के लिए अधिकतम समयावधि जो है वो क्या है? 90 दिन की रहेगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, विश्वनाथ ने मनीषा के विरुद्ध एक वाद दायर किया। वाद के विचारण के दौरान मनीषा का सुरेंद्र के साथ विवाह हो जाता है। ऐसी दशा में वाद का उपशमन हो जाएगा। मनीषा एवं सुरेंद्र दोनों के विरुद्ध डिक्री पारित की जाएगी। केवल मनीषा के विरुद्ध ही डिक्री का निष्पादन किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वाद का जो प्रतिवादी था वो मनीषा थी, तो इसके विरुद्ध ही निष्पादन किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। धारा 62 क्वेश्चन 62, एक बार वाद दायर किए जाने पर वादी द्वारा उसे वापस नहीं लिया जा सकता। वादी उसे कभी भी वापस ले सकता है। वाद वापस लेने के लिए प्रतिवादी की सहमति आवश्यक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वादी कभी भी वाद वापस ले सकता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, ये कह रहा है माणक ने चंदन के विरुद्ध 60,000 रुपये का वाद प्रस्तुत किया। वाद की सुनवाई के दौरान संपूर्ण दावाकृत राशि की तुष्टि स्वरूप माणक ने 50,000 रुपये देने को तैयार हो जाता है। माणक 50,000 रुपये लेने को सहमत भी हो जाता है। माणक व चंदन राजीनामा प्रस्तुत करना चाहते हैं। वे राजीनामा पेश कर सकते हैं। इसका आंसर सी जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, लक्ष्मीकांत शशिबला के विरुद्ध 7,000 रुपये का एक वाद लाता है। वाद के विचारण के दौरान दोनों पक्षों में ये समझौता होता है कि वादग्रस्त राशि के बदले में शशिबला लक्ष्मीकांत के साथ 2 माह तक अवैध संबंध बनाए रखेगी। दोनों राजीनामा पेश करते हैं, पर न्यायालय उस राजीनामे को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, क्योंकि इसका जो प्रतिफल था, कंसिडरेशन था, वो अनैतिक था और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट था, लोक नीति के विरुद्ध था। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, वादी द्वारा वाद वापस ले लिए जाने पर क्या वादी उसी वाद कारण पर पुनः कभी भी नया वाद ला सकता है? यदि हाँ तो कब? न्यायालय की अनुमति से ही ला सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस प्रयोजन हेतु कमीशन जारी नहीं किया जा सकता? साक्ष्यों की परीक्षा के लिए किया जा सकता है, स्थानीय अनुसंधान के लिए भी किया जा सकता है, लेखों की परीक्षा के लिए, समायोजन के लिए भी किया जा सकता है, बंटवारे के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन कमीशन जारी नहीं किया जाएगा पति पत्नी के बीच दाम्पत्य कॉन्जुगल राइट को, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए कमीशन जारी नहीं होता है। ऑप्शन ई जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, क एवं ख के बीच में बाउंड्री वॉल को लेकर के चल रहे विवाद में न्यायालय ने मौके की स्थिति का जायजा लेने के लिए ग नामक एक अधिवक्ता को कमिश्नर नियुक्त किया।
ग ने मौके पर जा कर के दोनों पक्षों के मामले का निस्तारण ही कर दिया। तो इसका आंसर रहेगा बी, ग मामले का निस्तारण करने के लिए सक्षम नहीं था क्योंकि उसके मौके की रिपोर्ट के लिए उसको भेजा था, निस्तारण नहीं कर सकता, निस्तारण हमेशा न्यायालय ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67A, पुट्टप्पा बनाम रामप्पा का जो केस था उसमें क्या डिसाइड हुआ था? उसमें ये डिसाइड हुआ था कि कमिश्नर जो है विवादग्रस्त विषय पर अपना अंतिम निष्कर्ष दे सकता है। ये भी डिसाइड नहीं हुआ था। कमिश्नर को कब्जे संबंधी प्रश्न पर विनिश्चय करने का अधिकार नहीं है, ये डिसाइड हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। कमिश्नर को कब्जे संबंधी प्रश्न का विनिश्चय करने का अधिकार नहीं है क्योंकि विनिश्चय करने का अधिकार न्यायालय के पास में होता है, कमिश्नर के पास नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 जो है वो ये कह रहा है, निर्णय से पूर्व प्रतिवादी की गिरफ्तारी एवं संपत्ति की कुर्की का आदेश कब नहीं दिया जा सकता? कब नहीं देगा? अगर वो फरार होने की फिराक में तब तो दिया जा सकता है। ऑप्शन ए, प्रतिवादी डिक्री के निष्पादन से बचने के लिए अपनी संपत्ति का व्यय डिस्पोज ऑफ करने वाला है तब भी दिया जा सकता है। जब प्रतिवादी किसी लंपट महिला से विवाह कर ले तो ये कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, अस्थायी व्यादेश के बारे में व्यवस्था सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश में की गई है, ऑर्डर 39 में की गई है। इसका जो आंसर है बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, अस्थायी व्यादेश मुख्य उद्देश्य होता है इसका, टेम्परेरी इंजंक्शन का मुख्य उद्देश्य होता है वाद के निर्णय तक मामले की यथास्थिति को बनाए रखना। ये इसका मेन जो है ऑब्जेक्ट होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, अस्थायी व्यादेश जारी करने के लिए न्यायालय को निम्नांकित में से किस बिंदु पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती? तो तीनों ही मामले देखेगा। प्रथम दृष्टया प्रमा फेसिस केस बन रहा है, अपूर्णीय सती और सुविधा का संतुलन, तीनों को देखेगा। लेकिन क्या आवश्यक नहीं है? वादी तथा प्रतिवादी की कमज़ोर आर्थिक स्थिति, ये आवश्यक नहीं है। इसका आंसर जो है वो डी होगा। 71A, सॉरी 71 कह रहा है क मैसर्स GM मोदी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मेडिकल साइंस बनाम शंकर सिंह भंडारी के मामले में क्या निर्धारित हुआ था? तो इस मामले में ये निर्धारित हुआ था कि मात्र कब्जे के आधार पर अस्थायी व्यादेश जारी किया जा सकता है, मात्र कब्जे के आधार पर अस्थायी व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। केवल कब्जे के आधार पर अस्थायी टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट नहीं किया जा सकता। कब्जे का विधिपूर्ण लॉफुल होना भी जरूरी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, नोटिस दिए बिना सरकार के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश कब प्राप्त किया जा सकता है? न्यायालय की अनुमति से वाद दायर करके, न्यायालय की अनुमति के बाद वाद दायर करते हुए, सरकार को सुनवाई का अवसर प्रदान करके। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिए बिना अनुदत्त अस्थायी व्यादेश के मामले में ऐसे आवेदन पत्रों का निस्तारण कब तक किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है 30 दिन के भीतर। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, राजसमंद के सिविल न्यायालय ने क नामक प्रतिवादी को आदेश दिया कि वह आगामी आदेश तक विवादास्पद स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कराए। इस आदेश के बावजूद भी क जानबूझकर निर्माण कार्य करा लेता है। न्यायालय द्वारा क के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकेगी? न्यायालय अवमान की कार्रवाई, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर सकता है। इसका आंसर ए, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, वादग्रस्त संपत्ति की रक्षा के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति रिसीवर कहलाता है, प्रापक कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 76, रिसीवर क्या होता है? रिसीवर जो होता है वो न्यायालय का एक पदाधिकारी होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। रिसीवर का पारिश्रमिक सामान्यतः न्यायालय द्वारा देय होता है।
ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। रिसीवर का प्रमुख कार्य क्या होता है? वादग्रस्त संपत्ति की रक्षा करना। तो यही तो इसका मेन उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। 79 निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो वाद लाने के प्रयोजनार्थ निर्धन व्यक्ति की परिभाषा में आता है? जिसके पास न्यायालय शुल्क देने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, इंक्लूडेड है, ये भी आता है। जिसके पास वादग्रस्त संपत्ति के अलावा 1000 रुपये से अधिक की संपत्ति नहीं है, ये भी आता है श्रेणी में। जिसकी मासिक आय 5000 रुपये हैं पर रहने का स्वयं का मकान नहीं है, तो जो परिभाषा में नहीं आता है वो है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, निर्धन व्यक्ति की आय में निम्नांकित आय को ही सम्मिलित किया जाएगा, केवल वादी की ही आय को माना जाएगा, उसी को इंक्लूड किया जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, पक्षकारों की पारस्परिक सहमति म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर पारित डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसी डिक्री कपट से प्राप्त की गई थी, मिथ्या व्यपदेशन से प्राप्त की गई थी, भूल के अधीन प्राप्त की गई थी, पर्याप्त प्रतिफल के अभाव में प्राप्त की गई थी। तो कब अपील नहीं की जाएगी ऐसी डिग्री के विरुद्ध? तो पर्याप्त प्रतिफल के अभाव में प्राप्त की गई थी, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82, किस आधार पर द्वितीय अपील ग्राह्य नहीं होती है? तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर सेकंड अपील ग्राह्य नहीं होगी। सेकंड अपील हमेशा ही सीपीसी में क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ग्राह्य होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो बी जो है वो तथ्य के सारभूत प्रश्न के अंतर्गत होने पर द्वितीय अपील आप नहीं कर सकते हैं, उसमें विधि का प्रश्न होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 83, संहिता की धारा 102 में द्वितीय अपील के लिए विषय वस्तु का मूल्यांकन 3000 रुपये होना जरूरी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। 84, किसी आदेश से की गई अपील में, आदेश से अपील की बात किया जा रहा है, आदेश से की गई अपील में पारित किए गए आदेश से कभी भी द्वितीय अपील नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर सही होगा। आदेश के विरुद्ध दूसरी अपील होती ही नहीं है सीपीसी में। क्वेश्चन नंबर 85, अपीलीय न्यायालय अपील में किसी आज्ञप्ति को केवल उलट सकता है, परिवर्तित कर सकता है, अभिपुष्ट कर सकता है, तीनों में से कैसा भी कदम उठा सकता है? तो अपीलीय न्यायालय तो कोई भी कदम उठा सकता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, वो कौन सा आधार है जिस पर उच्चतम न्यायालय ने अपील सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं? विधि का कोई सारभूत प्रश्न का होना, उच्च न्यायालय की राय में किसी प्रश्न का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक होना, पक्षकार का शीर्षक या बड़ा उद्योगपति बिजनेसमैन होना। तो ये जो आंसर है जो ये गलत है, तो सी जो इसका ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87, AF मार्टिना बनाम स्टेट के मामले में गोवा उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि डिसाइड किया था किसी ऐसे मामले को ही उच्च न्यायालय में निर्देशित रेफर किया जा सकता है जिसके विरुद्ध अपील नहीं होती हो। तो ये ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। 88, रिव्यू का उद्देश्य क्या है? पुनर्विलोकन का उद्देश्य क्या है? तो पुनर्विलोकन का उद्देश्य है किसी निर्णय, आज्ञप्ति अथवा आदेश में विधि, तथ्य या प्रक्रिया संबंधी प्रत्यक्षतः प्रकट होने वाली गलती या त्रुटि को दूर करना। तो ये जो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, किस आधार पर पुनरीक्षण अनुज्ञात नहीं है? रिवीजन कब नहीं आपको परमिशन मिलेगी रिवीजन के लिए? जब अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया हो जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं हो। जब अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया हो जो विधि द्वारा उसमें निहित हो। जब अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसे अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में अवैध रूप से सारवान अनियमितता से कार्य किया हो।
जब अधीनस्थ न्यायालय ने किसी मामले में पर्याप्त अनुतोष प्रदान नहीं किया हो। तो डी इसका आंसर जो है वो, बाकी वाले सारे सही है, डी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 90, सरकार के विरुद्ध वाद दायर किए जाने के लिए संहिता की किस धारा के अंतर्गत नोटिस दिए जाने का प्रावधान किया गया है? धारा 80, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, क सरकार के विरुद्ध एक वाद लाना चाहता है, उसे नोटिस किसको देना होगा? संबंधित जिले के कलेक्टर को देना होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 92, सरकार के विरुद्ध वाद लाना चाहता है तो कैसे मामलों में नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है? सरकार के विरुद्ध दायर किए जाने वाले कैसे मामलों में नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है? तो शीघ्र अथवा अविलंब अनुतोष मामलों में, 1 लाख रुपए से अधिक के मूल्यांकन वाले मामलों में, निर्धन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मामलों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, शीघ्र एवं अविलंब अनुतोष वाले मामलों में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, अप्राप्त वय मतलब अवयस्क एवं विकृत चित्त मतलब अनसाउंड माइंड का व्यक्ति, उनकी ओर से प्रस्तुत वादों में उनकी ओर से वाद का संचालन करने के लिए जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है उन्हें वाद मित्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किस धारा आदेश में दिया गया है? तो ऑर्डर 33 रूल 18 में इसको डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, इंटरप्लीडर सूट अंतराभिवचनीय वाद से अभिप्राय है किसी वाद का वादी एवं प्रतिवादी के बीच। सीधा सा मतलब बता देता हूँ आपको, दो प्रतिवादियों के बीच में दावा होना। आमतौर पर वादी प्रतिवादी दावे को लड़ते हैं, लेकिन जब 2 प्रतिवादी लड़ेंगे तो ये इंटरप्लीडर सूट कहलाएगा। तो ये जहाँ कहीं भी ऑप्शन होगा वो सही होगा। किसी वाद का केवल प्रतिवादियों के बीच में होगा, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा केवल प्रोनोट, हुंडी, विनिमय पत्र आदि के आधार पर धन वसूली के मामलों में ही किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, संहिता की धारा 133 में न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट कब प्राप्त होती है? किनको प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को भी प्राप्त है, किसी राज्य के राज्यपाल को प्राप्त है, प्रधानमंत्री को प्राप्त है। अगर समाज का कोई प्रतिष्ठित इज्जतदार व्यक्ति है तो उसको प्राप्त नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब 97 ए जो है वो ये कह रहा है प्रत्यय स्थापन की अधिकारिता प्रत्येक न्यायालय में अंतर्निहित है, ये किस मामले में बोला गया था? तो ये कविता ट्रेहन बनाम बलसरा के मामले में बोला गया था। तो इसका आंसर जो है वो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का उल्लेख किस आदेश में किया गया है? तो इनहेरेंट पावर जो है वो सीपीसी के 151 सेक्शन में दे रखा है, सेक्शन 151। तो जो ऑप्शन जो है बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, केविट क्या है? केविट एक चेतावनी होती है, पूर्व सूचना होती है अथवा उजदारी होती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, केविट सिविल अपीलों में भी दिया जा सकता है, ये किस मामले में दिया गया था? किस मामले में, किस केस में बोला गया था? तो ये बोला गया था, इसका ऑप्शन बी चंद्रजीत बनाम श्रीमती गणेशिया के मामले में बोला गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 ए, सिविल प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1999 द्वारा किस व्यवस्था को समाप्त किया गया है? तो आदेश 6 नियम 5 को अभी समाप्त कर दिया गया है, अभी ये प्रभाव में नहीं है। तो ए इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 बी, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 के अनुसार सम्मन की तामील कराने हेतु वादी द्वारा प्रतिवादी को सम्मन भेजने के लिए 1 माह 2 दिन 7 दिन न्यायालय द्वारा अनुज्ञात समय में कदम उठाना आवश्यक है। तो कब भेज सकता है? केवल 7 दिन के भीतर वो भेज सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 101, सिविल प्रक्रिया संहिता में कुल 51 आदेश और 158 धाराएं हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। 102, वह कौन सा आधार है जिस पर किसी मामले का अंतरण नहीं किया जा सकता? तो संभावित आशंका है तो उस पर
नहीं किया जा सकता है मामले का अंतरण। 103 मैसर्स J&K कंस्ट्रक्शन बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में क्या डिसाइड हुआ था? तो इसमें ये डिसाइड हुआ था कि काउंटर क्लेम न्यायालय की आर्थिक अधिकारिता से अधिक नहीं हो सकता, अधिक हो सकता है, ऐसी कोई सीमा नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर जो है वो ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 104 समझौते पर अधिवक्ता के हस्ताक्षर किए जा सकते हैं और ऐसा समझौता मान्य होता है यदि वह कपट, मिथ्या, व्यपदर्शन आदि के अधीन नहीं होगा, तभी वो मान्य होगा, चाहे वह पक्षकार के इनकार करने पर ही क्यों ना किया गया हो, चाहे वह अपने फ़ायदे के लिए ही क्यों ना किया गया हो। तो जो समझौते हैं उस पर अधिवक्ता ने अगर हस्ताक्षर किए हैं तो ऐसा समझौता मान्य होगा अगर वो कपट, मिथ्या, व्यपदर्शन आदि के अधीन नहीं किया गया है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 105 दिलीप कुमार शर्मा बनाम सिविल जज मथुरा के मामले में क्या डिसाइड हुआ था? तो इसमें ये डिसाइड हुआ था कि किसी पीठासीन अधिकारी, न्यायिक अधिकारी को प्रापक, रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 हरेश्वर राय बनाम मनोवर बेगम के मामले में अभी निर्धारित किया गया कि आदेश 39 नियम 1 के अंतर्गत प्रस्तुत व्यादेश का प्रार्थना पत्र धारा 141 के अंतर्गत कार्रवाई नहीं है, न्यायालय की अनुमति से कार्रवाई माना जा सकता है। इसका आंसर जो होगा वह सी होगा, न्यायालय की अनुमति से कार्रवाई माना जा सकता है। आंसर सी सही आंसर है। 107 काशीराम बनाम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि ऑर्डर 6 रूल 17 के अंतर्गत संशोधन का प्रार्थना पत्र साक्ष्य पूर्ण होने के स्टेज पर स्वीकार किया जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता, खर्चे पर स्वीकार किया जा सकता है, पक्षकारों के अनुनय पर स्वीकार किया जा सकता है। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर राजीनामा है, संशोधन है, तो कॉस्ट पर ही उसको अलाउ किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो ये आपके लेक्चर सीरीज थी, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 10 सवाल पूछे जाएंगे AIB में, और 10 सवालों में से जो मैंने आज आपको सवाल कराए हैं उनमें से 8 या 9 सवाल आएंगे। अगर आपको मेरे इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी email ID या नंबर, व्हाट्सएप नंबर मुझे आप मेंशन कर सकते हो, मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगा। धन्यवाद।